नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने एक वादा किया है, एक मुहिम चलाई है कि दिल्ली दंगों को लेकर के जिस तरह की साजिश रची गई, जिस तरह से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बर्बाद करने की एक जो माहौल बनाया गया था, भारत के जो सनातनी धर्म को बदनाम करने के लिए जो एक माहौल बनाया गया था इंटरनेशनली, उसमें किस तरह से कुछ लोग अंदर से उनका साथ दे रहे थे और पूरा विश्व जो है वो किस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तार जोड़ के भारत को हर एक हिस्से से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली दंगा जो है, हमने पहले भी बताया कि एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं और इन देशों को का साथ दे रही थी हमारे देश की कुछ अंदरूनी शक्तियां जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के खिलाफ थी और उनको किसी भी तरह उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि किसी भी हाल में ये सरकार जानी चाहिए और इसको लेकर के वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। वो भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी उसमें बाकायदा उनका साथ दे रहे थे, ये सोचे बिना कि भारत उनका भी देश है, ये हिंदुस्तान जो है उनका भी देश है और ऐसे में ये देश अगर बर्बाद होता है तो उनका भी अस्तित्व ना का जो है वो खतरे में पड़ सकता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, इस बात से बिल्कुल ही वो अनजान होते हुए ना उसको दरकिनार करते हुए वो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन लोगों का साथ दे रहे थे जो कि भारत और हिंदुत्व को बदनाम करना चाहता था। मोदी सरकार जो कि एक अरसे बाद भारत में एक मजबूत सरकार के तौर पे कोई सरकार आई थी जो विश्व में अपना परचम लहरा रही है और आगे भी लहराती जा रही है, जो शायद कुछ पड़ोसी देश जो हैं भारत के उनको नागवार गुजर रहा था और हवाला के जरिए पैसा भेज भेज के वो इस देश को बर्बाद करना चाहते थे, इसकी संप्रभुता को बर्बाद करना चाहते थे, इसकी एकता को बर्बाद करना चाहते थे। जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते थे उसको खत्म करना चाहते थे और इस गंगा जमुनी तहजीब में गंगा बहे जा रही थी और जमुनी को कहीं भी ये नागवार गुजर रहा था कि आखिर उसे गंगा के साथ क्यों चलना पड़ रहा है। और इसी का नतीजा था कि ईस्ट दिल्ली दंगा। फरवरी 2020 में ये दंगा हुआ जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, ऐसा चार्जशीट में लिखा हुआ है। हालांकि कई लाशें जो हैं, कई व्यक्ति जो हैं अभी भी गुमशुदा हैं जिनकी तलाश जारी है। चार्जशीट में ये बाकायदा कहा गया है कि एक प्री प्लान्ड रॉयट्स था और ये इसके लिए जो है वो हर टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना, इन सब जगहों से, मलेशिया, ऐसे कई देश थे जिनके जहाँ से पैसे फंडिंग हो रही थी पीएफआई के थ्रू, हवाला के थ्रू, और कई नेता जो है इसमें इन्वॉल्व थे और उन पैसों का बंदरबांट चल रहा था भारत के खिलाफ। भारत में रह के लोग साजिशें रच रहे थे। जो चार्जशीट है, हम एक एक करके चार्जशीट के हर पन्ने पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो क्रक्स है चार्जशीट का, जो सार है चार्जशीट की, वो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। उसके बाद क्योंकि डे टू डे हियरिंग हो रही है और हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कोर्ट में किस तरह से ये जो केस है आगे चल रहा है। बेल की अपील की जा रही है, कई ऐसे सप्लीमेंट्री एफआईआर अभी भी दर्ज हुए जा रहे हैं जो कि बार बार बयान बदलते हुए लोगों को फंसाया जा रहा है। इसमें अब मकसद बस ये रह गया है कि किसी भी उस इलाके के जो हिंदू कम्युनिटी है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए और उस पे ये जो दोष है वो मढ़ा जाए। हालांकि कोर्ट में केस चल रहा है इस पे, इसलिए हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं इस मामले पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया में माहौल एक बना हुआ है, जो मीडिया प्रेशर आया हुआ है, जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज जो हैं जिस तरह की खबरों को लिख रहे हैं, जिसमें विकिपीडिया जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको देखते हुए कोर्ट भी कहीं प्रेशर में नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कोर्ट को अपना फैसला जो है वो तथ्यों के आधार पर लेना पड़ेगा और जो चार्जशीट जो है वो तथ्यों के साथ जो कि कोर्ट में दाखिल किए गए हैं उसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बताने जा रही हूँ
इस चार्जशीट में लिखा गया है दिल्ली हिंसा में बंगाली बोलने वाली करीब 300 महिलाओं का बकायदा इस्तेमाल किया गया था। ये क्रक्स है, मैं एक एक करके पेज पे भी आऊंगी, लेकिन सार जो है वो बता रही हूँ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से इन महिलाओं को जाफराबाद एंटी-सीए प्रदर्शन के लिए साइट पे बुलाया गया था। 7 बसों में बैठाकर इन महिलाओं को लाया गया था। हमने देखा था कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगों में, तो सबसे आगे महिलाएं नजर आ रही थी जो कि बुर्का पहनी हुई थी। उनके हाथ में पेपर स्प्रे भी था और पत्थरों से वो पत्थरबाजी पुलिस वालों पे कर रही थी। चार्जशीट के मुताबिक 23 फरवरी के पहले इन्हें बसों में शाहीन बाग प्रदर्शन साइट पर पहले ले जाया गया। वहां इन महिलाओं को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे दिए गए और उसके बाद उन्हें बस में भरकर जाफराबाद जो इलाका है दिल्ली का, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का, वहां लाए गए। और यही वो महिलाएं थीं जिन्होंने पुलिस वालों पे और बाकियों पे पथराव किया। उन्होंने जो बकायदा पेट्रोल बॉम्ब था उसका भी इस्तेमाल किया और अधिकतर महिलाएं जो थी वो बुरखों में थी और जो कि अपने जो आक्रामक जो सामान होता है उनसे लैस थी। और इसमें चार्जशीट में लिखा गया है, चार्जशीट में ऐसा लिखा गया है कि जो कि सिर्फ लिखा नहीं गया है, उसके तथ्य भी दिए गए हैं। इस पूरी प्लानिंग का ताना बाना उमर खालिद रच रहा था। दिल्ली हिंसा में उमर खालिद जो है एक मास्टर माइंड के तौर पे उभरा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत उमर खालिद और शर्जील इमाम को अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें लिखा गया है कि ये पूरी योजना के साथ यहाँ पे काम कर रहा था उमर खालिद जो है वो दंगों में गिरफ्तार कई आरोपियों ने 164 के अंतर्गत ये बयान दिए हैं कि उनके संपर्क में उमर खालिद था, जो उन्हें बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से बता रहा था कि किस तरह से काम करना है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग 2016 में जो उमर खालिद भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा का नारा देने वाला उमर खालिद जो है वो जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसने नारा दिया था, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहे इल्लल्लाह। तो यहाँ तक वो 2020 तक क्या उसका सफ़र है। भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर के तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहे इल्लल्लाह, ये यहाँ तक का उसका सफ़र रहा है 2016 से 2020 तक में। उमर खालिद जो है वो शाहीन बाग का पूरा मॉडल जो है, चक्का जाम मॉडल जो है उसने तैयार किया था। और इस बातचीत उसकी एक बातचीत जो है वो सामने आई जिससे ये खुलासा हुआ। वो एक लड़की से बातचीत किया है। ये बातचीत दिल्ली दंगों की साजिश आरोपी, जामिया हिंसा में साजिश का भी आरोपी है वो शख्स जिसके खिलाफ राज्यों दिल्ली, यूपी, असम में देशद्रोह एफआईआर के दर्ज हैं। उस शर्जील इमाम और उमर खालिद की अगर बात करें तो शर्जील इमाम 24 दिसंबर 2019 को अपने भाई, एक चैट सामने आया है, एक कॉल रिकॉर्ड सामने आया है, उसमें वो बात कर रहा है अपने भाई मुंजमिल से बात करते हुए बोल रहा है कि उसका भाई पूछ रहा है, शर्जील का भाई मुंजमिल जो है वो शाहीन बाग को लेकर के एक स्टोरी शर्जील के साथ शेयर करता है और पूछता है, मुंजमिल मुजदबा का स्टेटमेंट कोट किया गया है, शर्जील तुम्हारा क्यों नहीं। इस पर शर्जील बोलता है, 25 दिसंबर की 2019 की बात है, वो जवाब देता है, शर्जील पीस है, टेंशन न लो भाई, हम दोनों मास्टरमाइंड हैं, इस पूरी जो प्रोटेस्ट है उसके हम मास्टरमाइंड है, ऐसा बोल रहा है शर्जील। मुंजमिल, ओके भाईजान। ये चैट उस चार्जशीट का हिस्सा है जिसमें यूएपीए के तहत शर्जील इमाम और उमर खालिद को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि शर्जील इमाम ने 15/12/2019 को ही चक्का जाम मॉडल की शुरुआत कर दी थी। मतलब 15 दिसंबर को उसने इस काम को शुरू कर दिया था। शर्जील इमाम लगातार 16-17 दिसंबर से शाहीन बाग में सड़क जाम करना शुरू कर चुका था। इस बात का सबूत स्पेशल सेल ने बाकायदा दिल्ली के कर्कटुमा कोर्ट में दिया है। जो उमर खालिद की अगर बात करें तो उमर खालिद की जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें बोला गया है, उसमें स्पेशल सेल ने लिखा है कि देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद ने साल 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह
के नारे लगाने के साथ ही 2020 में वो इससे कहीं आगे बढ़ चुका था, काफ़ी दूर पहुंच चुका था और उमर खालिद ने आपराधिक कई साजिशें रची और टेररिस्ट एक्ट के तहत उसने कुछ ऐसे नारे दिए जिसको कि टेररिस्ट एक्ट के तहत भी रखा जा सकता है। जिसमें एक नारा था 2020 में उसने दिया जिसमें उसने बोला कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 2016 में उमर खालिद की सोच भारत को टुकड़े करने की थी, वहीं 2020 में उमर खालिद जो है वो एक कट्टरपंथी रास्ता, उम्मा का रास्ता अख्तियार कर चुका था, जिसको कि देश हित में बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, वो सेक्युलर रास्ता नहीं होता है। इसके 720 सेकंड की एक कॉल भी उमर खालिद के खिलाफ जो है बड़ा सबूत बना है, जिसमें वो दंगों से ठीक एक दिन पहले उमर खालिद 23 फरवरी को वो समस्तीपुर इंडो की फ्लाइट से गया है। 24 फरवरी की एक बातचीत का जिक्र चार्जशीट में किया गया है। 24 फरवरी को शाम को 7 बजे दंगों में गिरफ्तार हो चुकी पिंजर तोड़ की सदस्य नताशा की बिहार में उस वक्त मौजूद उमर खालिद से बात हुई, जिसमें जिक्र किया गया कि नताशा उमर खालिद को पूरा अपडेट दे रही है। दरअसल उमर खालिद जिस DPSG के व्हाट्सएप ग्रुप में था, उसी में एक सदस्य ने लिख दिया था, वो बागी हो चुका था, वो इस तरह की हिंसा का विरोध कर रहा था। उसने लिखा कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम लोग सबको एक्सपोज कर दूंगा। जिसके बाद सभी ग्रुप मेंबर्स में हड़कंप मच गया था और नताशा और उमर खालिद के बीच ये बातचीत हुई थी। कॉल में तबरेज नाम के एक शख्स का जिक्र है और जाह्नवी मित्तल नाम की एक महिला का भी जिक्र आया है, जिसमें चार्जशीट में लिखा गया है कि तबरेज नाम के शख्स और जाह्नवी मित्तल की महिला के बीच की जो बात है, तबरेज भी इसी तरह की कुछ बातें हुई हैं। तबरेज वो शख्स है जिसने 300 बंगाली बोलने वाली बुर्के वाली महिलाओं को जहांगीरपुरी से सीलमपुर जाफराबाद भेजा था और इन महिलाओं ने दंगों के दौरान पथराव किया था। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका मैं जिक्र करूंगी तो शायद बातचीत ये बहुत लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे हम इन बातों का खुलासा करते रहेंगे। इसके आगे की बातचीत हम बताएंगे कि आखिर क्यों इस ग्रुप में जो एक ग्रुप बनाया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 70 लोग मेंबर थे, ज़्यादातर JNU के मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। चार्जशीट के मुताबिक ये ग्रुप बनाया भले शर्जिल ने था, लेकिन ये जो दिमाग की उपज थी वो उमर खालिद की थी और दोनों मिलकर इस ग्रुप को चला रहे थे और कट्टरपंथी सोच के साथ भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे। जब बात ऑप्टिमम लेवल पे चला गया था, जब इन लोगों के बीच में बातचीत की अब सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, कुछ वायलेंस होना चाहिए, ऐसा जब हुआ तो एक व्यक्ति ने उसमें अपोज करते हुए कहा कि मुझे सब पता चल गया है, तुम लोग क्या कर रहे हो और मैं एक्सपोज करके रहूंगा। और इसके बाद से वहां पे हड़कंप मच गया था, जिसके बाद जो है NTCA प्रोटेस्ट को लेकर के इस ग्रुप में उकसाने वाली बातें लिखी जाती थी। दिल्ली में बने प्रोटेस्ट साइट के पल पल की खबर और रणनीति यहाँ पे तैयार होती थी और 2-3 शख्स ने जो व्यक्ति जिसने अपोज किया था वो बाकायदा एक एडवोकेट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। जब मैं आपके सामने चार्जशीट के पन्ने दिखाऊंगी तो उसमें उसका नाम खुद ब खुद आ जाएगा और तब आप देख लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसको मैं तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मैं एक एक तथ्य के साथ आऊँगी, एक एक पेज को पढ़ना शुरू करूँगी। चार्जशीट बहुत लंबा है, 17,000 पेज का ये पूरा चार्जशीट है, जो अलग अलग सेल की तरफ से, दिल्ली की स्पेशल सेल, दिल्ली की क्राइम ब्रांच और जो लोकल पुलिस है, इन सब की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें बाकायदा ये सारे तथ्यों के साथ कोर्ट में ये सबूत दिया गया है कि ये दंगा एक सोची समझी रणनीति थी। आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। अब तक दिल्ली दंगों से जुड़ी हर खबर पहुंचती रहे, कोर्ट में क्या चल रहा है इसको जरूर जानना चाहिए आपको कि आखिर ये जो इतना बड़ा दंगा का जो रूप देने का कोशिश किया जा रहा था, भारत को बर्बाद करने की जो एक साजिश रची जा रही थी, उसको लेकर के आखिर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कोई भी टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब जब आवाज़ उठनी शुरू हुई तो पता चला कि विक्टिम जो हैं वो एक
बहुसंख्यक समुदाय, जिसको कि हिंदू समुदाय कहा जाता है भारत के, वो हैं। और ऐसे में टीवी को ये नागवार गुजरता है, मीडिया हाउसेस को ये नागवार गुजरता है। उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा में बहुसंख्यक जो हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहने के लिए, इन खबरों को जानने के लिए, तह तक जाने के लिए और भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए। नमस्कार।